हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो सेशन है ये आधारित रहने वाला है आपका साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 7 पर। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, समानांतर में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। मतलब टोटल आपसे रेजिस्टेंस पूछा है। समानांतर मतलब क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन किया जाए। क्या किया जाए, पैरेलल कनेक्शन किया जाए किसका, पर रेजिस्टेंस का। तो क्या उसका टोटल प्रतिरोध निकल के आएगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, हम लोग पहले तो ये लिखेंगे कि समानांतर समानांतर श्रेणी में परिमाणी प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है, पहले ये जानेंगे तब तो समानांतर श्रेणी में परिमाणी प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है कि R बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 बाय, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस का बात हो रहा है, 3 ओम और 6 ओम का, इसलिए R1 और R2 से लिए हैं R1 प्लस R2। आपको दिक्कत ना हो तो R1 को आप मान सकते हो 3 ओम और R2 को मान सकते हो आप 6 ओम। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आगे क्या है कि बस इस फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका क्या होता है, समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है। बस इसमें क्या करना है, बस वैल्यू रख देना है। जैसे कि संपूर्ण प्रतिरोध को मान लीजिए कि हम R से इंडिकेट कर रहे हैं संपूर्ण प्रतिरोध, तो R बराबर क्या निकलेगा, R1 का मान 3 रख दीजिए, गुना है R2 का मान 6 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय R1 3 है प्लस R2 6 है, तो ये 3 गुना में 6 और इधर नीचे जुड़ेगा तो 9। 3 से 9 गया 3 बार में, 3 से ये गया 6 2 बार में, तो आपका जो संपूर्ण प्रतिरोध है वो क्या निकला, 2 ओम। तो आपका इस तरह से आप समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला याद करके आप 2 ओम के बीच में संपूर्ण प्रतिरोध का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका राइट हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल, जिसे सोलर सेल इंग्लिश में बोलते हैं, परिवर्तित करती है, क्या चीज़ को परिवर्तित करती है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य देवता हैं, इससे किरण आती है और यहाँ पर आपका क्या है, छतों और पे देखे होंगे, छतों पे क्या रहता है आपका, ये आपका क्या रहता है, सोलर प्लेट रहता है, सोलर प्लेट, सोलर सेल प्लेट रहता है। और आपका ये घर है, घर के अंदर ये मान लीजिए बल्ब है, ये आपका क्या है, बल्ब है, और यहाँ से एक वायर गया है। तो आप देखते होंगे कि यहाँ से क्या आता है, किरण आ रहा है, ठीक है, और सोलर प्लेट में वो सोलर प्लेट को टच करता है, सोलर प्लेट उससे गर्म होता है। तो एक तरह का ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से क्या आ रहा है आपका, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश में भी ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा सोलर प्लेट पे गिर रहा है और सोलर प्लेट उस प्रकार ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में। यहाँ से क्या आ रहा है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब कि सोलर सेल जो परिवर्तित करती है किसको, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का भार संख्या मास नंबर 18 है, कोई भी आपको एलिमेंट है उसका मास नंबर आपको 18 दिया हुआ है, यदि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, और मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, उसमें क्या है 7 अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ दिया है ये। तो इसमें क्या है, आपको पता है कि जो भार संख्या है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास नंबर भी कहा जाता है, वो आपका कितना है, 18 दिया गया है, ठीक है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या आपको पता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है,
कितनी है, तो ये आपको 7 है, दोनों पता है। तो इसे आपको क्या करना है, आपको पता करना है किसका, प्रोटॉन P का मान और न्यूट्रॉन N का मान पता करना है, यही ना। तो पता कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता चलेगी, ये प्रोटॉन की संख्या कैसे पता चलेगी, तो प्रोटॉन की संख्या पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है क्या, प्रोटॉन की संख्या के। जितना इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी तत्व, किसी भी एलिमेंट में, उतना ही आपका प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो प्रोटॉन की संख्या भी हमारा कितना निकल गया, 7 निकल गया, ठीक ना। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। अब क्या निकालना है आपको, न्यूट्रॉन की संख्या। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक ना। अब न्यूट्रॉन की संख्या आपको अगर निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको पता करना है, तो आपको क्या करना होगा, द्रव्यमान में माइनस करना होगा किसको, प्रोटॉन की संख्या को, ठीक ना। तो द्रव्यमान यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, भारी संख्या को द्रव्यमान भी कहा जाता है, तो ये 18 दिया हुआ है। अब प्रोटॉन की संख्या 7 निकालनी है किसके हेल्प से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो इस दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 हमारा निकल गया न्यूट्रॉन की संख्या। तो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और यही तो है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, ठीक ना। न्यूट्रॉन 7 और प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 11, प्रोटॉन 7। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई होता है, मतलब लाइट ईयर किसका इकाई होता है, 4 ऑप्शन में देखिए किसका इकाई होता है। तो ये दूरी का इकाई होता है, ये किसका इकाई होता है, दूरी का इकाई होता है। तो कहने का मतलब प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, ये भी थोड़ा जान लेते हैं इसका डिफिनेशन, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या है कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा, यहाँ से लिख सकते हो कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक तरह का ये किसका इकाई है, दूरी की इकाई होती है, ठीक ना। तो इसका वैल्यू कितना होता है, ये दूरी कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक ना। ये होता है प्रकाश वर्ष की दूरी। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू भी याद रखना आप लोग को। काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है, काला छिद्र जो है किस चीज़ के सिकुड़ने से बनता है, बताना है आप लोग को। तो ऑप्शन बी, भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से बनता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। हरित गृह, जिसे आप इंग्लिश में ग्रीन हाउस का प्रभाव, ग्रीन हाउस कहते हो, का प्रभाव होता है। हरित गृह जो है, ग्रीन हाउस, किसका प्रभाव होता है, तो ये आपका होता है, किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से होता है। तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हमको क्या कर रहा है, हरित गृह का प्रभाव को इफेक्ट करता है, ठीक ना। और जो ये ग्रीन हाउस गैस होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, तो ये गैस मानवीय क्रियाकलापों, ये लॉ है, ठीक ना, क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, ठीक ना।
ये गैस जो है मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था। अंतरिक्ष में जो पहला मानव निर्मित सैटेलाइट भेजा गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑप्शन बी स्पुतनिक 1। और ये जो सैटेलाइट था इसको किसने लॉन्च किया था? तो पूर्व सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक ना? तो ये भी आपको डेट याद रख लेना है। आपका इससे क्या होगा, थोड़ा सा जीके भी हो सकता है, जीके पोर्शन में भी पूछ लिया जाए। अब देखिए 78 क्या है, जी की इकाई क्या है? जी आपका क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक ना? जी के बारे में थोड़ा, तो जी का मान पूछ देगा तो क्या रखिएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक ना? और जी का मान किस किस चीज़ पे निर्भर करता है या नहीं निर्भर करता, ये भी जान लो। तो पहला बात इसमें जानो कि वस्तु के रूप या वस्तु के आकार, और तीसरा वस्तु के द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। ये तीन चीज़, वस्तु के रूप, आकार या द्रव्यमान, तीनों वस्तु का ही, चाहे रूप हो, आकार हो या द्रव्यमान हो, इस पर निर्भर नहीं करता है। कौन? जी का मान। ठीक ना? तो ये चीज़ पूछा जाता है कि आपको दे देगा, पूछेगा जी जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, या इसका आपको वैल्यू पूछ लेगा तो वैल्यू भी लिखा दिया। अभी जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका इकाई क्या होता है, तो देखिए मीटर पर सेकंड होता है, ये भी आ गया इसमें। तो सारा आपको यहाँ पर कंप्लीट पैकेज करवाया जा रहा है। आपको जितना आपका लेवल पूछा जा सकता है साइंस का, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। आपका फॉर्म ज़रूर आएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ गया तो आएगा ही। इसलिए आप लोग सोचोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो ऐसा कभी भी तैयारी नहीं होता है। तैयारी पहले से करिए, नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, फॉर्म आपका ज़रूर आएगा, डेट। आगे बढ़ते हैं। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने, जिसे बोलते हैं मायोपिया भी बोलते हैं, को सुधारा जाता है। कौन सा लेंस पहन के उसको सुधार सकते हैं? तो उसे हम अवतल लेंस के द्वारा सुधारते हैं। ठीक है? ये भी देखिए इसी तरह का रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे जो बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे होंगे उनको पता है कि ज़्यादा क्वेश्चन का कोई लेवल अलग तरह का नहीं पूछता। आँख पे तो मायोपिया या हेट्रोपिया इसी पे पूछते रहता है। ठीक ना? तो देखिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि ऐसे तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपके लिए, लेकिन क्या है कि नेत्र से दूर की वस्तु ना साफ देखने को सुधारा जाता है। तो दूर की वस्तु साफ नहीं देखना, लेकिन पास की वस्तु से देखना। तो एक होता है निकट दृष्टि दोष। नाम से देखिए ये बहुत खतरनाक है। निकट दृष्टि दोष में लगेगा कि आपको निकट में नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन नहीं, इसका उल्टा आपको सोचना पड़ेगा। अगर निकट दृष्टि दोष है, इसे हमको अर्थ निकलता है कि निकट में मतलब उसका आँख जो है वो आँख से निकट की वस्तु को नहीं देख पाता होगा, नहीं, लेकिन उसमें उल्टा सोचता है, निकट कहीं वस्तु को वो साफ से देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख लेता है। देखिए है ना, उल्टा है ना, यहाँ निकट दृष्टि दोष है। ऐसा लगता है पढ़कर कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाता, लेकिन नहीं, निकट की वस्तु को वो साफ साफ देख लेता है। ठीक है? परंतु दूर
स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका कौन होता है? डीएनए होता है। आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं है, मतलब सही मैचिंग नहीं किया गया है, वो आपको यहाँ पर देखना है। विटामिन बी संतरा में पाया जाता है क्या? नहीं, गलत। पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पर। विटामिन B1 जो है, विटामिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन B1 जो है ये आपका जो है मूंगफली, तिल, अंडा आदि में पाया जाता है। ठीक ना। तो विटामिन B1 जो है आपको मूंगफली खाने से, तिल खाइए, अंडा खाइए, उस सब में आपको विटामिन B1 की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन संतरा में नहीं मिलता है। संतरा तो आपका क्या है? खट्टा है, खट्टा मतलब फल है। तो संतरा से आपको क्या मिलेगा? संतरा से आपको विटामिन सी मिलेगा। क्या मिलेगा? विटामिन सी। तो ये आपका मैचिंग गलत है और सब जो है वो सही है। विटामिन डी किस में मिलता है? कॉड यकृत लीवर में मिलता है। ठीक है। विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल या तिल में मिल जाता है। विटामिन के एल्फाल्फा में मिल जाता है। तो आपका यहाँ पर विटामिन B1 का गलत मैचिंग था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक ना। यहाँ से पूछा है सही युग में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन के बारे में तो किसका है? 82 का। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको सुनिएगा ध्यान से, मैं बोल देता हूँ कि जो टेफ्लॉन होता है यह एक मानव निर्मित बहुलक है। ये क्या है? एक मानव निर्मित बहुलक है जिसका प्रयोग कढ़ाइयों और खाना पकाने के बर्तनों में, ठीक है, बर्तनों में ना चिपकने वाले लेप के रूप में किया जाता है। ठीक ना, टेफ्लॉन का प्रयोग। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? किसको किसको मिलाकर बनता है बेकेलाइट? तो फिलॉन और फार्मेल्डिहाइड, इस दोनों को मिला के आपका बेकेलाइट बनता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकेल्सिफेरॉल कहते हैं? किसको कहते हैं? तो विटामिन D2 को बोलते हैं। ठीक ना। ये अस्थियों एवं दांतों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये जो विटामिन बीटा D2 जो होता है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यह जो है आपके अस्थि मतलब हड्डी के लिए, अस्थियों एवं दांतों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपको देखिए सही मैचिंग जो नहीं है वो पूछा है, तो बताना है इसके बारे में। तो यहाँ से रेटिनॉल, जीरोफ्लैमिना, हाँ सही है। टेकोफेरोल गलत है। बेरी ये मैचिंग गलत है। देखिए टेकोफेरोल जो है, टोकोफेरोल जो है ये केमिकल नेम है, और ये किस विटामिन का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का है। किसका है? विटामिन ई का। और बेरी जो है, बेरी जो रोग होता है ये किससे होता है? विटामिन B1 से के कारण होता है। ठीक ना। तो ये वाला मैचिंग गलत है और सारा सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो विटामिन ई, सॉरी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं।
इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? एक तरह का, इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है तो ऑप्शन सी क्लोरेम्पेनिकॉल, ये आपका क्या है? प्रतिजैविक औषधि है जो किसके लिए यूज किया जाता है? तो जीवाणु जनित रोगों के उपचार में होता है। जीवाणु जनित रोगों के उपचार में होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है? तो आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक ना। जो क्या होता है? स्तन दूध ग्रंथि में, ये मतलब एक हार्मोन होता है जो स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो आपको सबको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का। 100 वाट का विद्युत बल्ब है, ठीक है, मतलब वाट दिया हुआ तो तुरंत पहचान जाइए कि ये, अगर आपको ऐसा यूनिट सबका पता है तो 100 वाट का मतलब पावर का होता है, तो पी हो गया। भी से वोल्ट, मतलब यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया हुआ 250 वोल्ट। विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या है? धारा का मतलब क्या पूछा है यहाँ पर आपको? इंग्लिश में बोला जाए तो करंट पूछा है, ठीक है ना, जिसे इंडिकेट करते हो आई से। तो आई आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? V गुना में I, ये फार्मूला होता है। बस इसी पे आपको सॉल्व कर देना है। तो P तो आपको 100 दिया हुआ है, 100 की जगह रख दे। V आपको 250 दिया हुआ है गुना I, ठीक है। I आपको निकालना है तो 100 बटे में क्या हो जाएगा? 250। एक जीरो से, सॉरी, इसको आप ऐसे नहीं काटना चाहते हो तो इसको नीचे वाला को तोड़ दो। 25 गुना 10 तोड़ सकते हैं, 25 से ये गया 4 बार में, तो 4 डिवाइडेड बाय 10। तो आई का मान जो है, धारा का जो मान है वो 0.4 एम्पियर, और करंट का, धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर आपका आंसर निकल गया। तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपका इस तरह से 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन जो मैंने मॉक टेस्ट का, साइंस का सेट नंबर 7 का मैंने यहाँ पर टोटल कंप्लीट करवाया। जितना डिस्कस करने का ज़रूरी है उतना मैंने किया, जिस क्वेश्चन पे आपको ज़रूरत है। तो आप लोग जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए, जो पुराने बच्चे हैं, और जो नए बच्चे देखते हैं, नए बच्चे जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं इस वीडियो के द्वारा, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगले वीडियो का अपडेट आपके पास पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से मन से पढ़ते रहिए।